हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आप सभी की बहुत ही डिमांड और आप सभी की परेशानियों को देखते हुए हमने क्लास 12th शुरू कर दिया। अब क्लास 12th इतना लेट शुरू किया है तो पूरा एक्सप्लेनेशन दे पाना तो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हाँ, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करा देंगे, ये हम वादा करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए। आप जैसा कि देख रहे हैं क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव, तो हिंदी इलेक्टिव के स्टूडेंट्स को अभी तक हम बता चुके हैं कि उनका क्वेश्चन पेपर कितने कितने मार्क्स का आने वाला है, कैसे कैसे आना है, यानी कि एक तरीके से उनका मार्किंग स्कीम, उनका जो चेंज पैटर्न हुआ है और साथ ही साथ रिड्यूस सिलेबस, इससे रिलेटेड हम वीडियो अब भी आपके लिए रिलीज कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको पूरी तरीके से कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लेना। तो आपको ये सैम्पल पेपर समझने में बहुत, तो सीधे सैम्पल पेपर पे नहीं आना। ठीक है, पहले कहाँ जाना, पहले मार्किंग स्कीम देखना, वो आपको पहले अच्छे से समझें, क्योंकि वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल रिलेटेड भी जो आपके 20 मार्क्स हैं, जो हिंदी का प्रैक्टिकल होने वाला है, वो उनसे रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, तो उनको भी आप पूरा अच्छे से देख लेना। और उसके बाद आप ये सीबीएसई का मॉडल सैम्पल पेपर, जो कि सीबीएसई ने इशू किया है सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, साथ ही साथ इनके आंसर्स आपको किस तरीके से लिखने हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ उनकी तरफ से, यानी कि सीबीएसई की तरफ से इशू किया गया एक एग्जाम्पल टाइप है कि देखिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो अब बात अगर हम करते हैं पिछले साल वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो बहुत सारे चेंजेस हैं। उन पेपर पैटर्न्स पे आप मत जाना, ये पेपर पैटर्न्स इस साल बदला गया है। ठीक है, अगर आप 21 पे भी जाओगे, 21, 22 जो कि टर्म 1 टर्म 2 में हुआ था, वो पैटर्न चेंज था। 23, 24 का पैटर्न लगभग एक जैसा ही था। 25 के पैटर्न में चेंज है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि पिछले साल 23 और 24 का पेपर जो आपका 80 मार्क्स का हुआ था, उसमें आपका जो हम देख रहे हैं कि वो 50-50% जो है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वेटेज दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया। इस बार इन्होंने ऑब्जेक्टिव का वेटेज बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। 40 जो पूरा 80 मार्क्स का पेपर है, उस 80 मार्क्स में सिर्फ 16 मार्क्स के आपके पास ऑब्जेक्टिव है, बाकी टोटल आपका जो है वो पूरा वर्णनात्मक है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो फिर से बता देती हूँ, इलेक्टिव के पास में जो आपके पास बुक है वो है अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम। इन 3 ही बुक से आपके पास में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव का सीबीएसई मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर मैं दे रही हूँ। इसमें आपको कोड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपका पेपर कोड रहेगा 002। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि एक ही दिन में आपके पास में, एक ही दिन में कोर भी होता है, इलेक्टिव भी होता है, और इन दोनों के पेपर्स, बुक, सिलेबस सब कुछ अलग अलग रहती हैं, और उनका पेपर कोड अलग रहता है। ठीक है, जैसे आपका पेपर कोड इलेक्टिव वालों का है 002, तो उसी तरीके से कोर का जो पेपर कोड है वो है 302। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेशन 2024-25 का है, यानी कि 15 मार्च 2025 को होने वाले आपके एग्जाम का ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मॉडल है, इसको देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहां पर निर्धारित समय 3 घंटे का दिया गया है, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स हैं। ठीक है, तो 3 घंटे में 15 मिनट को यूटिलाइज करने का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए फिर से बता देती हूँ कि 15 मिनट जो आपको यूटिलाइज करने हैं उसे 3 पोर्शंस में बांटना है। ठीक है, पहला 5 मिनट आपको देना है क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, लेकिन सिर्फ खंड खा और खंड गा ही आप रीड करेंगे, का को रीड नहीं करेंगे। जो 5 मिनट आपको दिए जा रहे हैं, स्टार्ट 15 में से 5 मिनट, उसमें आप खंड का नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ खंड खा और खंड गा को रीड करेंगे, क्योंकि याद रखिए आपको टाइम मैनेजमेंट पर सेकेंड टू सेकेंड रखना है, क्योंकि आपका पेपर बहुत लेंदी है और आपके पास टाइम उतना नहीं है। तो वही टाइम मैनेजमेंट भी आपको मैं बता रही हूँ साथ साथ। तो उस 15 मिनट में 5 मिनट में आप सिर्फ खंड खा और खंड गा को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें
उसके बाद क्या करेंगे, अगर वो आप पढ़ने के बाद में आपके पास समय रहता है तो आप खंड खा में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके आंसर निकाल लेना, जो कि आपके पास 10 नंबर के रहेंगे। ठीक है, नहीं भी मिलता है तो हम कह रहे हैं 5 से 7 मिनट ले लेना, उसको निकाल लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आप कहाँ पर आओगे, सेकंड पोर्शन, मैंने 3 पोर्शन में बांटने के लिए बोला। अब आपके पास बच रहे हैं कितने, 10 मिनट। 10 मिनट में सिर्फ 7 मिनट लेना आप, किसके लिए, अपठित गद्यांश और पद्यांश के लिए। अपठित गद्यांश में 7 मिनट में आपको क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी निकाल लो, सब्जेक्टिव के भी निकाल लो। अब आप बोलोगे मैम 7 मिनट में 250 शब्दों के एक गद्यांश और 100 शब्दों की एक कविता को हम पढ़कर कैसे आंसर निकाल लें। अब इसमें भी आप चतुराई करो थोड़ा सा। कैसे चतुराई करोगे, आप पहले गद्यांश या काव्यांश ना पढ़ के पहले आप क्वेश्चंस पढ़ना, क्वेश्चंस पढ़ोगे और फिर उनके आंसर्स को आप गद्यांश पद्यांश में ढूंढोगे जाके, तो ये काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बचे 3 मिनट। उन 3 मिनट में आप आ जाओ खंड गा में, जो आपका पठित काव्यांश और गद्यांश है उसके क्वेश्चन जो आपने निकाले होंगे निकाल लिए, नहीं निकाले तो अभी निकाल लेना। ठीक है, नहीं तो सीधे सीधे 7-7 मिनट का डिवीजन करो। एक ऑप्शन ये भी है, 7 मिनट में आप 2 खंड खा और गा पढ़ो और साथ ही साथ जो है आप उनके गद्यांश पद्यांश के आंसर्स भी निकाल लो और 7 मिनट में अपठित गद्यांश पद्यांश के आंसर निकाल लो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका है जहां पर आप बहुत चतुराई के साथ काम करोगे। अब आपका रिटन काम शुरू होता है। रिटन काम करते समय अब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ चुके हो, तो उसमें आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ये इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन्हें आप ज़रूर पढ़ना। हो सकता है कुछ चेंजेस हों, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी कुछ चेंजेस किए गए होंगे। वैसे आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर हम आपको सैम्पल पेपर जो सॉल्व कराएंगे ना, तो उसमें आपको इतने सैम्पल पेपर करा देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इस प्रैक्टिस के चलते आप काफ़ी अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक, चलिए देखते क्या है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड दिए गए हैं, का, खा और गा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको बता चुकी हूँ। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब इसमें आपको मैं बता दूं, अब जैसे यहां पर आ रहा है आपका खंड का। ठीक है, तो खंड का में आपके पास आ रहा है अपठित बोध। ठीक है, क्या आ रहा है, अपठित बोध आ रहा है, जो कि आपका है 18 मार्क्स का। कितना है, 80 मार्क्स, सॉरी 18 मतलब 18 नंबर का। 10 नंबर आपके गद्यांश में है और 8 नंबर आपके पद्यांश में है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर 10 नंबर गद्यांश में है और 8 नंबर आपके पद्यांश में है। ठीक है, हो गया, ये आपका खंड का हो गया। अब हम आ जाते हैं खंड खा में। तो खंड खा में आपके पास क्या दिया गया है, आपकी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, यहां पर क्या है, और माध्यम। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम में क्या है, ध्यान दीजिए, यहां पर आपके पास 6 नंबर का क्या आ रहा है, 6 नंबर का ये आपका पूरा जो है ये 22 मार्क्स का है। इसमें 6 मार्क्स का आपका रचनात्मक लेख आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ 18 नंबर का, नहीं सॉरी, यहाँ पर 6-6-12, हाँ 12 नंबर का, 12 नंबर के आपके प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। ये हो गया आपका 22 मार्क्स का। फिर उसके बाद आ जाते हैं खंड गा। खंड गा में आपके पास में क्या दिया गया है, खंड गा में आपके पास आपकी बुक है आरोह और वितान। तो सबसे पहले हम लेते हैं आरोह। ये खंड गा हमारा कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का। कितना है, 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स में हम डिवीजन कर रहे हैं किसमें, सबसे पहले आरोह बुक में। आरोह बुक को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है काव्य, जो कि आपका कितने मार्क्स का आ रहा है, 15 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद आ रहा है गद्य, जो आ रहा है 15 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा पोर्शन आ रहा है वितान। वितान जो आ रहा है वो आपका 10 मार्क्स का आ रहा है।
तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है 40 मार्क्स का, ठीक है, 40 मार्क्स का आपका ये है। तो इस तरीके से खंड का 18 मार्क्स का, खंड खा 22 मार्क्स का और खंड गा आपका 40 मार्क्स का आ रहा है। ठीक, समझ गए ना, ये पोर्शन का डिवीजन आपको समझ में आ गया। अब इसे खंड का हो गया, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों को लिखना है। अब इसमें सबसे जरूरी जो है, हर क्वेश्चन के साथ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते जाना, ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको ध्यान से करते हुए हमको करना है। अब आइए, तीनों खंडों में कुल 13 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 13 प्रश्न। तो 1 से 2 आपका खंड का में है, ठीक है, फिर उसके बाद गा खा है और गा है। तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी है, तो यानी कि 13 के 13 प्रश्नों के उत्तर आप दोगे। फिर आ जाते हैं यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रम से देने। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है, अक्सर आप लोग गलती करते हो। लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैंने सीबीएसई की कॉपीज चेक करी थी तो मैंने ये चीज उसमें नोटिस करी थी कि आप सभी ने मतलब मोस्टली बच्चों ने ये ब्लंडर किया कि उन्होंने रचनात्मक लेख पहले लिखा और फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस आंसर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होता है, मत किया करो ऐसा। ठीक है, इससे हम जो एग्जाम जो कॉपी चेकर्स होते हैं ना, इनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसे कुछ तो जैसे कुछ जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो फ्रेश माइंड से कर रहे हैं तो आपकी इस मिस्टेक को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन कुछ अगर एग्जामिनर कॉपी मान लीजिए उनका माइंड फ्रेश नहीं है, किसी चीज़ में टेंशन में, तो वो बच्चे को इस इंस्ट्रक्शंस के फॉलो ना करने पर ही मार्क्स काट लेंगे। आपको बोला गया है कि क्रम से लिखना है, तो 1 से लेकर 13 तक के आंसर आप पूरे क्रम से करो। सबसे पहले खंड का में क्वेश्चन नंबर 1 करो, उसके अंदर आपके पास 5 के 6 प्रश्न पूछे गए, उन्हें सीक्वेंस में करो। फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न में आओ, उसके 5 प्रश्न पूरे सीक्वेंस में करो। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है कि हर एक चीज सीक्वेंस के साथ करो। आप लोग अक्सर ये सोचते हो कि जो टफ चीज है वो हम पहले कर लें, लेकिन उससे हो जाती है गड़बड़ी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सीबीएसई की कॉपीज में थोड़े कुछ इंस्ट्रक्शंस इसलिए दिए जाते हैं, जैसे आपको मैथ्स में और साइंस में इस चीज़ की छूट होती है कि आप कोई भी क्वेश्चन पहले करो, लेकिन लैंग्वेज जो आपका इंग्लिश और हिंदी का है उसमें खास तौर से आपको इस चीज़ के इंस्ट्रक्शंस रहेंगे कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सीक्वेंस में करना है। तो ये आप सीक्वेंस में ही करना, तो इसलिए ये सारी चीज़ें बताते हुए चल रही हूँ आपको। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। अब हम शुरू कर रहे हैं खंड का। खंड का हमारा अपठित बोध है जो 18 नंबर का दिया गया है। इसके अंदर 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न अपठित गद्यांश है जो कि 10 नंबर का है। दूसरा प्रश्न हमारा अपठित पद्यांश है जो कि 8 नंबर का है, जिसमें गद्यांश और पद्यांश में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसमें 3-3 आपके बहुविकल्पीय हैं और बाकी आपके वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें अति लघु भी है और लघु भी है। चलिए शुरू करें। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। गद्यांश है और ये आपका 10 मार्क्स का दिया गया है। चलिए आते हैं। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। ठीक है, जिंदगी की 2 सूरतें हैं। एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हो तब भी यह पांव पीछे ना हटाए। कहने का मतलब है हमें पैदाइशी बहुत सारे गुणों की प्राप्ति होती है, उनका सही इस्तेमाल करके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी अड़चनें आती हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम हार मारने लगते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं करना है। आपको ना पीछे मुड़ना है, ना रुकना है, ना थकना है, आपको आगे बढ़ना है। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो ना तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और ना जिन्हें हम बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधुली में बसती हैं जहां ना तो जीत हंसती है और ना कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। तो आप अगर संपन्न हैं, आप दृढ़ संकल्पी हैं, आप हिम्मती हैं, तो आप उन लोगों का हाथ थामिए जो अपने जीवन में बहुत गरीब हैं, बहुत विपत्तियों का सामना कर रहे हैं,
और जो तकलीफ में होते हैं तो रोते भी नहीं हैं, हंसते भी नहीं हैं, और हंसते भी हैं या रोते भी हैं तो उनकी आवाज़ें नहीं आती, कहीं ना कहीं दब कर रह जाती हैं। इस गोधुली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, क्योंकि जुआ खेलने के लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत उनके पास होती नहीं। बंधे हुए घाट का पानी का मतलब है अपनी जरूरतों को पूरा करते ही करते वो उनका जीवन व्यतीत हो जाता है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। जाहिर सी बात है, आप बहुत सारे ऐसे एडवेंचरस लोगों को देखते होंगे जिनको डर नहीं लगता है ना। तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को, मतलब हम मुसीबतों से जब तक सामना करेंगे हम जीतते जाएंगे और हमारे अंदर की हिम्मत बढ़ती जाएगी और हम बेखौफ होते जाएंगे। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस वक्त की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो उसका काम है अपने काम को पूरा करना। जो आसपास खड़े हैं या उनके आसपास जो हैं वो क्या सोच रहे हैं उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी ही दुनिया की असली ताकत होता है। जनमत यानी कि आसपास जो लोग हैं क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ता, हम अपने आप सोच रहे हैं। और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। आस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। वो अपना रास्ता खुद करते हैं। दूसरा कैसे क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो उस हिसाब से अपनी चाल डिसाइड नहीं करते। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी किताब पढ़ता है। जो वो सोचता है वो खुद अपने आप करता है। वो दूसरों की दी गई सोच, दूसरों के दिए गए टारगेट्स, दूसरों की दिए गई इस कल्पनाओं, सपनों के आधार पर नहीं जीता। वो अपने लिए खुद सारे रास्ते तय करता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। अब इस पर हमारे पास सबसे पहले आएंगे 3 बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर उसके बाद एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 3 हमारे पास में आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो पहले 3 जो बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं, हर प्रश्न के लिए 1 नंबर मिल रहा है। देखिए क्या है। गोधुली वाली दुनिया के लोगों से अभिप्राय ऐसे लोगों से है जो डैश। उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विवशता और अभाव में जीते हैं, जीवन को दांव पर लगा देते हैं, फल की कामना नहीं करते, जय पराजय के अनुभव से परे होते हैं। तो यहाँ पर गोधुली वाली दुनिया से लोगों का अभिप्राय है जीवन को दांव पर लगा देने वाला, यानी कि वो अपना पूरा का पूरा जीवन जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दांव पे लगा देते हैं कि किस तरीके से हम अपने जीवन को व्यतीत करें। अब यहाँ कथन और कारण आधारित प्रश्न है। चलिए देखें क्या है। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्प को चुनिए। चलिए देखते हैं, पहले कथन पढ़ते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी ही दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। बात सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। अब कारण पर आ जाते हैं। साहसी व्यक्ति लीक से हटकर अपनी आवश्यकताओं एवं लक्ष्य के अनुरूप मार्ग का अनुसरण करता है। जो एक लीक है, जो सब उस जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे हट के काम करता है, इसके माध्यम से वह लोगों में नई चेतना जगाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए देखते क्या है। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। इस कथन के माध्यम से लेखक डैश का संदेश देना चाहता है। क्या? सदाचार, स्वावलंबन, निलंबन या मिथ्याचार। तो जाहिर सी बात है वो अपनी ही किताब पढ़ता है। तो अपनी ही किताब का मतलब क्या रहता है? वह स्वावलंबन रहता है, अपने ऊपर ही आश्रित रहता है, वो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहता।
वो अपने लिए रास्ता चुनना, लक्ष्य चुनना, उनके आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, ये सारा उसका काम होता है। वो दूसरों के दिखाए न रास्ते पे चलता है और ना ही दूसरों की दिखाई हुई बातों के अनुसरण रूप काम करता है, वो अपने हिसाब से चलता है। तो ये तो हो गए 3 हमारे कौन से प्रश्न, जो कि हमारे थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम आते हैं, एक प्रश्न है हमारा अति लघु उत्तरीय, जो कि हमारा 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, कौन से लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं? तो वो हैं जो लोग गोधली में जीते हैं, गोधली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। ज्यादा नहीं लिखना, 1 नंबर का आंसर है, तो 1 नंबर आंसर के लिए आप कितना कितना ज्यादा वर्ड ले लोगे? आप मान के चलो कि 10 से 20 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारे पास 3 प्रश्न ऐसे हैं जो लघु उत्तरात्मक है, 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं, आश्रय स्पष्ट कीजिए। क्या है? साहस सभी प्रकार के गुणों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना किसी भी अन्य गुण का लगातार अभ्यास नहीं किया जा सकता। साहसी कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानता, दुख सुख दोनों में आगे बढ़ता है। तो यहां पर आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से पैदा होते हैं, इसका मतलब सीधे सीधे यही निकलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जिंदगी की दोनों स्थितियों में से कौन सी उचित है, कारण सहित बताइए। जो व्यक्ति अपने सहारे जी रहा है वो स्थिति ज्यादा सही है कि नहीं? तो अब इसको डिटेल में आप लिखोगे। देखिए क्या है, जिंदगी की दोनों सूरतों में दूसरी सूरत जिसमें गरीब और असहाय व्यक्तियों की खुशी प्रदान करने की कोशिश की गई है। ठीक है, वो व्यक्ति जो अपने आप जी रहा है वही दूसरों को खुशी प्रदान करेगा। ठीक है ना, जो ऑलरेडी किसी पे डिपेंड है वो किसी और का सहारा तो बन नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही और किसी के सहारे होता है। तो जो व्यक्ति हिम्मती है वही दूसरों का सहारा बनता है, श्रेष्ठ है। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है और विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला भी करता है, परंतु गरीब लोगों के सुख दुख को अपना समझकर उनका साथ देते हैं, और जो सभी ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो स्थिति है, जो दूसरी स्थिति बताई गई है गद्यांश में, वो ज्यादा अच्छी है। लेखक द्वारा अकेले चलने वाले की तुलना सिंह से किए जाने का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो उन्होंने बताया ना कि गाय भैंस तो झुंड में चरते हैं, लेकिन सिंह तो क्या होता है, निडर होकर अकेला चलता है। इसका मतलब क्या है? अकेले से लेखक ने अकेले चलने की तुलना सिंह से इसलिए की है क्योंकि सिंह जंगल में अकेला निडर होकर घूमता है। वह भेड़ या भैंस की तरह झुंड में नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार अकेले चलने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होता है। तो यहां पर अब हमारा खत्म हो गया क्या, जो हमारा अपठित गद्यांश था। ठीक है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 3 ऑब्जेक्टिव और 4 सब्जेक्टिव, जिसमें एक आपका शॉर्ट था और 3 आपके शॉर्ट थे और 1 वेरी शॉर्ट था। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पर हमारे सामने एक अपठित पद्यांश दिया गया है, और ये है हमारा 8 नंबर का, जिसमें 3 नंबर हमारे पास रहेंगे बहुविकल्पीय, 1 नंबर रहेगा वेरी शॉर्ट, और 2 प्रश्न यानी कि 2-2 नंबर के 4 नंबर का प्रश्न हमारे 2 रहेंगे लघु उत्तरीय। ठीक, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, उजियारे में अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चित्रनंदन कैसा इति अथ है, सुष्मित हर्षित कौन सा श्रम शलत है, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ दे कर कुछ मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, हर्ष परहित हर्षित अपना तन मन। तो इस पूरी कविता में हमने देखा कि हमें एकता की बात को समझाया जा रहा है। अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग डिसीजन लें, इससे अच्छा है एक साथ होकर आगे बढ़ते रहें,
तो हमें ज़रूर से ज़रूर अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो रास्ते में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयों को हम जब साथ होकर चलते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से हल होती हैं। अब इस पर 3 हमारे पास क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिर पर ज्वालाएं बरसने से क्या आशय। सिर पर ज्वालाएं बरसने, इसका मतलब क्या है। सिर पर आग बरसना, सामने कठिनाई होना, खतरों से खेलना, सामने आग होना। तो सिर पर ज्वाला बरसने का सीधा तात्पर्य है सामने कठिनाई होना। जब हमारे सामने कठिनाई हो तो उस कंडीशन में हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आगे होकर चलते जाना है। सुष्मित हर्षित कैसा श्रम शलथ। पंक्ति में शलथ का अर्थ क्या है, चलिए देखते हैं। बेहोश, ऊर्जावान, थका हुआ या पसीना। तो यहाँ पर जो शलथ है उसका तात्पर्य है थका हुआ, यानी कि हम सुष्मित हैं, हर्षित हैं, लेकिन उस पर भी थके हुए, ये चीज को यहाँ पर बताया। तो शलथ का तात्पर्य थका हुआ से है। नेक्स्ट आते हैं, कदम मिलाकर चलना होगा। कविता के केंद्रीय भाव को दर्शाने वाले कथन हैं या कथन है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत है। तो 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा है। फिर है, जीवन के कष्टों से ना घबराना है। घृणा को सर्वोपरि समझना है। तो यहां पर जो कथन सत्य है वो है आपका नंबर 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 हमारा सही है, जबकि घृणा को सर्वोपरि वाली बात तो यहां पर कही ही नहीं गई, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम आ जाते हैं एक अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा रहेगा 1 नंबर का। क्या दिया है, कवि ने किस प्रकार की विपत्तियों में हंसते हंसते आगे बढ़ने की बात कही है। भाई हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आती है, तो कवि ने कौन सी विपत्तियां कही है, वो है, कवि ने जीवन पथ पर चलने के लिए सभी प्रकार की विपत्तियों में हमें हंसते हंसते आगे बढ़ने का। भाई हमने कहा ना बहुत तरह की विपत्तियां आती हैं, तो जैसी विपत्तियां अगर हम रो के गा के पार करेंगे तो शायद ना हो पाए, लेकिन हंसते हंसते पार करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कवि कहता है कि अगर बाधाएं आती हैं तो आए, भले ही चारों ओर विपत्तियों के बादल छा जाएं, मगर हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें हंसते मुस्कुराते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, सिर्फ 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। कवि ने परहित अर्पित अपना तन मन क्यों कहा, अपने विचार प्रकट कीजिए। परहित यानी कि दूसरों के भलाई में, अर्पित मतलब पूरी तरीके से डिवोटेड हो जाना, अपना तन भी लगा देना, मन भी लगा देना, धन भी लगा देना, यानी कि दूसरों की सेवा में अपने आप को पूरी तरीके से न्यौछावर कर देना। तो देखिए क्या है, कवि ने परहित अर्पित अपना तन मन इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं होता, सिर्फ अपने लिए नहीं होता है। परहित यानी परोपकार में ही मनुष्य को परम आनंद प्राप्त होता है। देखिए मनुष्य का जो जन्म है वो सर्वोपरि योनि में हुआ है, सबसे सर्वोपरि प्राणी कहलाता है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी उतनी हैं। अगर भाई हम सब घर में सबसे बड़े होते तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, उसी तरीके से मनुष्य अगर सभी प्राणियों में सर्वोत्तम है तो उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारियां, यानी कि दूसरों की भलाई करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों की हेल्प करो, उसी को हम बोलते हैं परहित। परोपकार में ही मनुष्य को परम आनंद प्राप्त होता है। कवि अपना तन मन दूसरों की भलाई के लिए अर्पित करना चाहता है। कवि ने व्यक्ति से बढ़कर समाज एवं राष्ट्र की कल्पना की है। किसकी, समाज और राष्ट्र की कल्पना की हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने हमें पावस बनने को क्या कहा है। पावस का मतलब क्या होता है पहले समझिए। पावस का मतलब होता है वर्षा, ठीक है। अब हमें वर्षा, अब वर्षा जब होती है तो क्या होता है, सभी को सुकून देती है, सभी को आराम देती है, सभी आनंद प्राप्त करते हैं। तो हमें भी उसी पावस की तरह, वर्षा की तरह दूसरों की मदद करनी है और दूसरों को सुख देना है, वो इसलिए उन्होंने पावस की बात करी है। पावस यानी वर्षा ऋतु धरती को जल से परिपूर्ण कर देती है, चारों तरफ खुशियां बिखेरती है, किसानों से लेकर प्रकृति के तमाम उत्पादन हर्षित हो जाते हैं। अब ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि किसान ही हर्षित होता है, भाई हम सब भी तो देखो ग्रीष्म ऋतु में आते आते कितने ज्यादा गर्मी से परेशान हो जाते हैं। भैया अब बारिश हो जाए, अब बारिश हो जाए, इतनी गर्मी हो जाती है, होती है कि नहीं होती है, वही चीज। उसी प्रकार मनुष्य को भी दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा होनी चाहिए, हमें दूसरों की सेवा और भलाई करनी चाहिए। तो हमें भी हमेशा इस तरह रहना चाहिए ताकि हमारे कार्य से दूसरों को अच्छा,
उन्हें भी अच्छा महसूस हो, दूसरों की भलाई हो। चलिए, तो अब यहाँ पर गद्यांश भी खत्म हो गया। तो हमारा अपठित गद्यांश, जो अपठित बोध था खंड खा का, 18 नंबर का हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, गद्यांश पद्यांश हमने दोनों देख लिए। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन आएंगे, ये सिर्फ एक मॉडल है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, अब आ रहे हैं खंड खा। खंड खा में हमारे पास में आ रहा है अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर। अब अभिव्यक्ति और माध्यम में हमारे पास चैप्टर कौन से हैं? अगर हम इलेक्टिव की बात कर रहे हैं, जो हम इलेक्टिव का पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो इसमें चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और चैप्टर नंबर 13, तो इतने चैप्टर हमारे पास किसमें है? इलेक्टिव में है। अब इन इलेक्टिव के चैप्टर्स में ही आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग भी हैं। तो बीच बीच में हमें ये देखते हुए चलना है। अब याद रखिएगा, इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इनके आंसर्स आपको डिटेल में नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये एक सिर्फ सैंपल है। तो इसके लिए आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे कि इन पॉइंट्स पे आप डिस्क्राइब करोगे और आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संपादकीय लेखन से क्या तात्पर्य? शब्द सीमा लगभग 20 शब्द। तो 20 शब्द का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब सॉरी, वेरी शॉर्ट, इसके लिए आपको 1 नंबर मिल रहा है। संपादकीय लेखन से तात्पर्य संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेखन और समाचार पत्र की अपनी आवाज। अब आपको इसे 20 शब्दों के अंदर इन 2 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है कि न्यूज़पेपर, जो हमारा समाचार पत्र होता है, उसमें अखबार की आवाज माने जाने वाला एक संपादकीय पृष्ठ होता है, जिसमें संपादक और सह संपादक द्वारा लिखे गए लेख, साथ ही साथ स्तंभ जो कि बहुत सारे लेखकों द्वारा लिखा जाता है वो, साथ ही साथ जो होता है आपके पत्र जो आते हैं, उन सभी को वहां पर संकलित किया जाता है। तो वही पत्र आपका होता है संपादकीय पृष्ठ, जिसे अखबार की आवाज, समाचार पत्र की आवाज भी माना जाता है। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स पे आप इसको डिस्क्राइब करोगे और इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अब आते हैं खा। खा में भी देखिए आपके पास क्या दिया गया है। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए किन बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। ठीक है, इनकी शब्द सीमा 40 है। अब ये है शॉर्ट क्वेश्चन, अभी वेरी शॉर्ट आया था 1 नंबर का, अब आपके पास आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन जो कि है 2 नंबर का। ठीक, अब ध्यान रखिए कि नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे जिसमें आपको 2 ही डिस्क्राइब करने, क्योंकि ज्यादा अगर आप डिस्क्राइब करने लगोगे ना तो ये बियॉन्ड द लिमिट्स हो जाएंगे, यानी कि ये 40 मार्क्स से ऊपर चला जाएगा। हमें 40 शब्दों से ऊपर जाना ही नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे देखिए क्या है, अब समाचार के लिए जब रेडियो के लिए जब समाचार कॉपी तैयार की जाती है तो उसमें कुछ बुनियादी बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो साफ सुथरी टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए, दोनों तरफ जो है वो डबल हाशिए छोड़ने जाने चाहिए, बीच में 3 स्पेस होने चाहिए, 3 ट्रिपल स्पेस में आपको लिखा जाना चाहिए। उसमें अंकों को लेकर, शब्दों को लेकर बहुत सारी सावधानियां होती हैं, उन सब में आप कोई भी 2 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्क्राइब करोगे 40 शब्दों में। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। साफ सुथरी टंकट प्रति होनी चाहिए, यानी कि टंकट का मतलब होता है टाइप्ड होनी चाहिए, हाथ लिखी नहीं होनी चाहिए। अब हाथ लिखी क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका रीजन भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रही हूँ, मेरी हैंडराइटिंग मैं तो समझ जाऊंगी, लेकिन मेरी हैंडराइटिंग अगर आपको पढ़ने को दी जाएगी तो आप अटकोगे। और रेडियो में जब सारी चीजें ध्वनि पर ही आधारित है, तो उस समय जो समाचार वाचक है अगर अटकता है तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए कि राइटिंग का कोई झमेला ही नहीं है कि मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही कि आपकी राइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही। फिर आते हैं पृष्ठ के अंत में कोई पंक्ति अधूरी नहीं हो। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर हमने डैश लगा दिया, नहीं, पूरी पंक्ति होनी चाहिए। कठिन शब्दों से बचना चाहिए। अंकों, आंकड़ों, संख्याओं का लेखन शब्दों में होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए 1 से 10 तक की गिनती जो है वो अंकों में होती है, फिर उसके बाद शब्दों में होती है। बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने रूल्स में बताई हुई हैं, वो हो जाएगा। डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का सतर्कतापूर्ण प्रयोग करें, हमेशा ध्यान रखिए। हर पेपर का अपना एक डेडलाइन होता है, साथ ही साथ संदर्भ हमें नहीं इसमें देने होते। शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने, जैसे डॉक्टर का डा लिख दिया, इंजीनियर का ई लिख दिया, ये सारी चीज़ें हमें नहीं लिखनी, उसमें पूरा लिखना चाहिए, क्योंकि पढ़ते समय व्यक्ति अटक सकता है। इसलिए इन सारी सावधानियों को बरतते हुए ही रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार की जाती है। इसमें एक चीज़ और आप थी कि इसमें शब्दों के लिए ट्रिपल स्पेस दिया जाता है, बराबर हाशिए छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो कई चीज़ों को ध्यान में रखकर
किया जाता है। अब आगे तीसरा प्रश्न है गा, मीडिया जगत में फ्रीलांसर की भूमिका का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा है 40 शब्दों की। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल रहे हैं, 40 शब्दों में देना है। तो मीडिया जगत में फ्रीलांसर वो होता है जो किसी भी समाचार पत्र के लिए, किसी एक समय में 2-2, 3-3 समाचार पत्रों के लिए एक निश्चित मानदेय, जिस आप उसको जितना पैसा दोगे उस हिसाब से वो काम करता है। ठीक है, ये तो आप इस पे आपको पूरी टिप्पणी बताई हुई है। फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, वो एक समय में कई अखबारों के लिए काम कर सकता है। भुगतान के आधार पर अलग अलग वर्गों के लिए लेख लिखता है। अब फ्रीलांसर क्या होता है, देखिए इसकी मैं आपको पहले भी बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं आज तक के लिए काम करती हूँ, ठीक है, आज तक न्यूज़पेपर या जो भी कंपनी है उसके लिए मैं काम करती हूँ। अब घटना घट रही है कहाँ पर, मान लीजिए सतना में है, सूरत में है, या कुछ ऐसे इलाके हैं जो इंटीरियर इलाके होते हैं जहां पर इस आज तक का कोई भी जो है वो नहीं है, ऑफिस नहीं है। तो उस जगह क्या होता है, उस स्थानीय क्षेत्र, मान लीजिए सतना है, तो सतना के स्थानीय क्षेत्र में बहुत सारे पत्रकार काम करते होंगे। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं आज तक से हूं, मुझे वो खबर कवर करनी है जो सतना में घटित हुई है, तो मैं वहां के 1-2 पत्रकार जो कि फ्रीलांसर के तौर पे काम करते हैं उनसे कहेंगे तुम मेरे लिए ये पूरी खबर कवर करके दो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी। ठीक है, तो इस तरह होता है कि हम एक पैसा डिसाइड करते हैं कि मुझे पूरी खबर कवर करके दो। इसी आधार पर एक पत्रकार एक समय में कई पेपर्स के लिए लिख भी सकता है, उनके लिए कई कवर भी कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीलांसर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब हमारे पास आ गए लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसमें आपको 3 प्रश्नों में से 2 करने हैं। एक प्रश्न होगा 3 नंबर का, तो 2 प्रश्न आपके कितने हो जाएंगे, 6 नंबर के। अब 3 प्रश्न दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। समाचार लेखन की शैली का विस्तृत परिचय दीजिए। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है। समाचार लेखन आप सभी को पता है उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, जिसके अंदर 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। आपके उसके अंदर कितने ककार आते हैं वो आपको सारे बताते हुए इसको पूरा विस्तृत जानकारी देखनी है। ठीक है, समाचार लेखन जो है वो क्या होता है, जिसमें 6 ककार होते हैं, 5 W एंड 1 H। ठीक है, तो ये आप सभी को इंग्लिश में भी मैंने समझाया है, हिंदी में भी समझाया है। कोई भी समाचार संपूर्ण तब बनता है जब इन 6 ककारों का हमें उत्तर मिलता है। अब इन 6 ककारों को हम किसी भी समाचार में इंट्रो, बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 6 में से मैक्सिमम 4 जो हैं, जो मेन जो रीजन 4 होते हैं वो आपके इंट्रो में हो जाते हैं। घटना क्या है, कब हुई, कहाँ हुई और कैसे घटित हुई, ये 4 ककार आपके किस में आ जाते हैं, इंट्रो में आ जाते हैं। बचे हुए 2 ककार आपके बॉडी में आते हैं और समापन में हम पूरी खबर का विश्लेषण देते हैं। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। अब आप साथ में ये भी बता सकते हैं कि ये समाचार शैली का जो शुरुआत है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई, क्योंकि उस समय खबरों के आने की तेजी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से उस समय प्रचलित जो आपकी पिरामिड शैली थी, यानी कि सीधा पिरामिड शैली, वो कारगर साबित नहीं हो रही थी। इसलिए खबर को तुरंत प्रकाशित करने के लिए इस इनवर्ट पिरामिड शैली यानी कि उल्टा पिरामिड शैली का इजाद किया गया, और तब से आज तक समाचार किसी भी रूप में हो, टीवी हो, इंटरनेट हो, रेडियो हो, समाचार हो, सब में ये उल्टा पिरामिड शैली में ही प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित और प्रसारित किए जाते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा, 3 प्रश्न है ना हमारे लॉन्ग, तो इसमें दूसरा प्रश्न है, अच्छे फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब फीचर लेखन पूरे न्यूज़पेपर में ये बहुत ही ज़्यादा जो है प्रचलित एक कला है, जिसके ऊपर हमें खास तौर से ध्यान देना चाहिए। इसकी पूरी शैली मैंने आपको बताई हुई है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, क्योंकि अक्सर क्या होता है, फीचर लेखन हम शुरू उल्टा पिरामिड शैली से करते हैं, मगर सेकेंड पैरा से वो कथ्यात्मक में आ जाता है। फीचर लेखन में अक्सर थोड़ा सा हमें मनोरंजनात्मक तौर पर चलना चाहिए ताकि पढ़ने वाले का इंटरेस्ट बना रहे। आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथ्यात्मक विवरण रहता है। भाषा सरल, रूपात्मक और आकर्षक रहती है। फीचर में भावनाओं, विचारों का सम्यक प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें जो फीचर लिख रहा है
वो जो एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं उनको तो लेगा, लेकिन उनके ऊपर लेखक अपने विचार को भी देता है। जबकि समाचार लेखन में क्या होता है, जो चीजें जैसी घटित हुई वैसी, उसमें किसी भी कल्पना या अपने विचारों को प्रकट करने का कोई गुंजाइश नहीं होती। जो खबर जैसी है हम वैसी प्रकट करेंगे। लेकिन फीचर लेखन में क्या होता है, हम इस फीचर को शुरू तो उल्टा पिरामिड शैली से करते हैं, लेकिन सेकंड पैरा से ये कथ्यात्मक शैली में आ जाता है, यानी कि कहानी के तौर में आता है। साथ ही इसमें थोड़ा मनोरंजन करते हुए चलते हैं। भाषा सरल रहेगी, छोटे छोटे वाक्य रहेंगे ताकि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए। साथ ही साथ इसमें एक ध्यान ये भी करना पड़ता है कि इसमें भावनाओं और विचारों का जो लेखक है उनका सम्मिलित रहता है, और साथ ही साथ जो फैक्ट्स हैं, जो सूचनाएं हैं, जो रियलिस्टिक चीजें हैं, उनको ऐड करते हुए वो अपनी भावनाओं के साथ जोड़ते हुए गुथते हुए चलता है। तो ये कुछ जो है विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट आता है गा। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, यह है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। तो 3 थे, 3 में से कोई भी तो करिए। बीट रिपोर्टिंग मतलब जैसे कि मेरी जो बीट है उसमें हम अगर कोई रिपोर्टिंग करते हैं, मान लीजिए पहले तो आप बीट रिपोर्टिंग के लिए आपको बीट समझना जरूरी है। पत्रकारीय क्षेत्र में बीट का तात्पर्य होता है जब मैं अपने इंटरेस्ट से अपने समाचार के क्षेत्र को चुनती हूं, अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र को चुनती हूं। मान लीजिए मुझे क्राइम पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मेरा जो काम करने का क्षेत्र है या कवर करने का जो क्षेत्र है वो क्राइम रिलेटेड न्यूज रहेगी, इसीलिए उनको बोलते हैं क्राइम रिपोर्टर्स। ठीक है। किसी को राजनीति पसंद होती है तो उनकी बीट होती है राजनीति। अब मैं मान लीजिए शहर में कोई भी क्राइम हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग करूंगी जो कि सतही तौर पर रहेगी, मतलब सिर्फ घटना कब हुई, कैसे हुई, कौन से गैंग के द्वारा हुई, किसने किया, अगर हम इसको रिपोर्टिंग करते हैं तो बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। लेकिन अगर हम उसमें, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्राइम को पूरा एनालाइज करते हैं, उनके अंदर उस क्षेत्र को लेकर पूरी विशेषता होती है। जैसे मान लीजिए क्राइम जिन लोगों ने ये क्राइम किया है उनका पास्ट क्या रहा, उस विशेष रिपोर्टर को, विशेष संवाददाता को उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। तो जब वो उसके बारे में रिपोर्टिंग करता है तो उसके पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक के बारे में पूरा खबर देता है, उसको हम बोलते हैं विशेषीकृत रिपोर्टिंग। ठीक है। बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता को उस क्षेत्र की जानकारी होना आवश्यक है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग में संवाददाता को सामान्य समाचारों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों, समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करना होता है। इसके कारण और प्रभाव भी बताने होते हैं। तो मैंने कहा ना, जिसमें हम जब घटना जैसे घटी, किस तरीके से हुई, मैं जब इसकी सतही नॉलेज दे देती हूँ तो ये बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। मगर उसी के बारे में कोई बहुत डीपली एनालाइज करता है, पास्ट से लेकर जो उसमें रिकॉर्ड्स रहे, कुछ भी रहा, क्या उनके कार्य रहे, कैसे वो संस्था फॉर्म हुई, सारी चीजों के बारे में जब हम जानकारी एकत्र करके रिपोर्टिंग करते हैं तो वो विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाती है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5। यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इसका टॉपिक आप चूज कर लेना तब जब आपको 15 मिनट रीडिंग का टाइम मिलेगा, तो वो एक बेस्ट टाइम होता है। ठीक है। जैसे ही मैंने नदी के शीतल जल को छुआ। दूसरा, मेरी जीभ के सामने अचानक शेर आ गया। तीसरा, देश के प्रति मेरा कर्तव्य यह है। तो इन 3 में से आप जिस पर भी बहुत अच्छे विचार प्रकट कर सकते हैं उस पर आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है। तो रचनात्मक लेख का मतलब हमेशा ध्यान रखना अनुच्छेद लेखन नहीं होता। रचनात्मक लेख में हम जो है जब भी लेखन करते हैं वो आत्मकथ्यात्मक करके चलते हैं, यानी कि इस शैली में हम मैं को शामिल करते हैं, हम अपने आप को शामिल करते हुए लेखन लिखते हैं। और इस सिचुएशन, कभी हो सकता है इनमें से किसी सिचुएशन में आप ना भी फंसे हो, ठीक है, या कभी फंसे भी हो, तो जो फंसे हो उस अनुभव का लिख दो, वो बहुत अच्छा। नहीं फंसे हो तो आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करो कि इन फ्यूचर कभी इस सिचुएशन में फंसोगे तो आपके साथ क्या होगा, उसी को सही शब्दों में गांठ कर लिखना ही आपका रचनात्मक लेखन कहलाना। लेकिन एक चीज रचनात्मक लेखन में हमेशा रहती है, ये मैं ओरिएंटेड होकर चलती है। इस लेखन में हम हमेशा अपने आप को शामिल करते हैं। ठीक है। तो जो भी आपको टॉपिक सही लगे इसके लिए आपको 5 नंबर जो है वो मिलेंगे। अब ये 5 नंबर किस बेसिस पे मिलेंगे, देखिए क्या है, चूंकि ये हमें 100 शब्दों में लिखनी है, 100 वर्ड्स में लिखनी है। ध्यान रखना, वर्ड लिमिट का ध्यान हर जगह पर चलना। जो विषय वस्तु लिख रहे हो आप
उसके अंदर जितना भी आप लिख रहे हो उसके लिए आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। फिर आ जाते हैं जो भाषा, मैंने कहा ना कि उन्हें उत्कृष्ट शब्दों में पिरोना है। अब उत्कृष्ट शब्दों में पिरोने का मतलब क्या है कि आपको बहुत ही थोड़े से अच्छे शब्दों के साथ काम करना है। उसके लिए 1 अंक मिलेगा। प्रस्तुति, प्रस्तुति का मतलब होता है अब जैसे 100 शब्दों में आप लिख रहे हो, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं एक ही पैराग्राफ में आपने पूरा 100 शब्द लिख दिए, नहीं, अगर आपको 100 शब्द दिए गए हैं तो एटलीस्ट आप कम से कम 3 पैराग्राफ में तो इसे लिखो, ठीक है ना। 3 पैराग्राफ में लिख के बढ़िया से, जैसे आप ये सिचुएशन कब फंसी, फिर उसमें आपने क्या किया, फिर निकलने के बाद आपको क्या महसूस हुआ, तो ये तरीके जो होते हैं ना ये आपको सही प्रस्तुति बताते हैं कि हमने इन्हें अलग अलग घटनाओं में करके, अलग अलग पैराग्राफ में करके एक ही घटना को डिस्क्राइब किया। तो वो जो प्रेजेंटेशन है जिसे हम प्रस्तुति कहते हैं वो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपको 5 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं, ठीक है। ये अभी हमारी क्या चल रही है, अभी हमारा ये अभिव्यक्ति और माध्यम ही चल रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, काव्य पंक्ति के माध्यम से कविता लेखन के संदर्भ में उजागर होने वाले बिंदुओं को उल्लेख कीजिए। तो अभिव्यक्ति माध्यम का आप कैसे बनती है कविता, कविता पर आधारित आपके पास ये प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न को जब आप लिखोगे तो इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। 60 शब्दों का है तो ये भी है, ठीक है। तो देखिए क्या है, कविता के भाव के साथ संबंध, भाव का संबंध मनुष्य से, भाव से ही संवेदना, और कविता के मूल में राग तत्व तथा भाव तत्व। तो जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं तो हमारे मन में क्या भाव उठते हैं, वो संबंध आपको बताना है। कविता के साथ जो भाव होते हैं, भाव का संबंध मनुष्य से, तो ये सारी चीजें मैंने आपको जो है ना उसमें डिस्क्राइब की हुई हैं क्वेश्चंस में, उन्हें आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं रंगमंच प्रतिरोध का सशक्त माध्यम है, सिद्ध कीजिए। अब जैसे समाज में बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसको लेकर लोग जो हैं वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते, तो इन रंगमंच के माध्यम से आप कोई स्टेज प्ले तैयार कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक तैयार कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप उस विषय में अपने विरोध को प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए रंगमंच जो होता है, जो नाट्य संस्थाएं होती हैं, वो किसी भी तरह को विरोध को समाज के सामने प्रस्तुत करने का बहुत ही सशक्त माध्यम होता है। चलिए देखिए कैसे है। रंगमंच जैसी विद्या का सृजन मूलतः अस्वीकार के भीतर से होता है, यानी कि हमें ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। कोई भी 2 चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो वैचारिक टकराहट भी उत्पन्न होती है। रंगमंच की प्रस्तुति द्वारा समाज के विभिन्न मुद्दों को प्रकाशित करते हुए लोगों को जागरूक किया जाता है। आप देखते हैं ना बहुत जगह नुक्कड़ नाटक होते हैं। नुक्कड़ नाटक मुश्किल से 10-12 मिनट के होते हैं और इनके माध्यम से बहुत ही ज्वलंत विषय उठाए जाते हैं लोगों के सामने और उन्हें समझाया जाता है कि ये चीज सही नहीं है ना। तो वो लोगों को जागरूक करने के लिए किए जाते हैं। असंतुष्टि, अस्वीकार, छटपटाहट और प्रतिरोध जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी, नाटक उतना ही गहरा और सशक्त साबित होगा। जहां पर हम समाज में उत्पन्न ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेते हैं, जहां पर अस्वीकार्य, छटपटाहट, टकराहट जैसी चीजें जो समाज में एक्चुअल हो रही हैं, उनको हम नाटक में एज इट इज प्रस्तुत करते हैं, तो लोग उस नाटक से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं और जितना वो कनेक्ट कर पाएंगे वो नाटक उतना ज्यादा जो है वो प्रचलित होगा, फेमस होगा, है ना। तीसरा प्रश्न है, कहानी के संदर्भ में लिखिए कि द्वंद्व से क्या अभिप्राय है, वह कहानी का महत्वपूर्ण तत्व क्यों है, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया है। कहानी के संदर्भ में, कहानी हमारा चैप्टर है ना एक, कैसे बनती है कहानी, कहानी से नाट्य रूपांतरण, बहुत कई चैप्टर्स हैं। तो कहानी के संदर्भ में लिखिए कि द्वंद्व से क्या अभिप्राय है, वह कहानी का महत्वपूर्ण तत्व क्या है। अब देखिए, अगर कहानी में जब हम कोई कहानी देखते हैं तो शुरुआत तो बड़ी अच्छी होती है, फिर मध्य आते आते किसी ना किसी समस्या को लेकर, किसी घटना को लेकर, लोगों के विचारों को लेकर आपस में टकराहट होने लगती है। यही टकराहट ही द्वंद्व है, क्योंकि ये कहानी को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। अगर कहानी में किसी तरह का द्वंद्व नहीं होगा, जो है टकराहट नहीं होगी, तो कहानी में तो एक बोरियत हो जाएगी ना, कहानी आगे बढ़ेगी नहीं, वो एक ही जगह ठहरी सी लगेगी। सब कुछ अच्छा 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 रहेगा तो कैसा मजा आया, नहीं मजा आया ना।
तो इसीलिए कहानी में द्वंद्व का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कहानी में द्वंद्व नहीं है तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी और इसको भी एक क्रम के अनुसार आगे बढ़ाया जाता है। अब देखिए क्या है, मन मस्तिष्क में उठने वाला वैचारिक मंथन, किसी काम में आने वाली बाधा, दो पात्रों का आपसी मतभेद है, यही द्वंद्व कहलाता है। हमेशा किसी कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। अब इसका महत्व क्या है? द्वंद्व द्वारा कथानक को गति प्रदान होती है। कथानक यानी कि कहानी आगे बढ़ती है। द्वंद्व के कारण कहानी में रोचकता आती है, यानी कि कहानी हमें इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि भाई ये समस्या खड़ी होगी तभी हमें कहानी रोचक लगेगी और हम अंत तक बने रहेंगे ताकि इस समस्या का क्या अंत हुआ ये भी हम देख पाएंगे। द्वंद्व के बिंदु जितने स्पष्ट, कहानी उतनी सफल होगी। अब जैसे हम लोग लिखते हैं ना, लघु कथा लिखते हैं, तो लघु कथा में आपका वो है ना, एक किसान ने अपने 4 बेटों को बुलाया, एक एक लकड़ी दी, तोड़ दी, अब क्या कहते हैं एक गट्ठर लकड़ी दी तो वो नहीं तोड़ पाए। ठीक है, ये वाली कहानी पढ़ी ना। अब उसमें अगर वो एक कहानी यहाँ पर छोड़ देते कि कोई द्वंद्व ही नहीं होता, कि किसान थे, 4 बेटे थे, बहुत अच्छे थे, पूरी देखभाल करते थे, सब मिलकर रहते थे, अगर सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा तो आपको कहानी कितनी देर अच्छी लगेगी? जरा देर अच्छी लगेगी। उसके अंदर जब तक टकराहट, द्वंद्व कुछ पैदा नहीं होगा तो कहानी आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी और आप उसको बोर हो जाओगे और आप वहां से हट जाओगे। चलिए, अब मेरा खंड खा भी खत्म हो गया। तो खंड का 18 मार्क्स का, खंड खा 22 मार्क्स का। अब हम आ गए खंड गा, जो है हमारा 40 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें आएगी हमारी दोनों पाठ्य पुस्तक। पहली पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 और पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2। तो इन पर आधारित प्रश्न रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। खंड गा, पाठ्य पुस्तकों अंतरा और अंतराल के आधार पर प्रश्न। तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है, निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की चयन कीजिए। अब हमारे पास हमारी जो बुक है अंतरा भाग 2, इसके काव्य खंड के अध्यायों में से आपके सामने किसी भी अध्याय में से एक काव्यांश निकाल कर रखा जाएगा आपके पास में। उस काव्यांश को हमें पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, हर प्रश्न के लिए 1 नंबर। ठीक, चलिए देखते क्या है। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजन तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह परोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खीज को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो ये कविता कहाँ से ली गई है? तोड़ो 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 से। ठीक है, तो ये कविता हमने पढ़ी है, समझी है। अब इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? तोड़ो कविता का कवि मन में व्याप्त ऊब और खींच को तोड़ने की बात करता है, क्योंकि वह डैश का समर्थक है। किसका है? ऊसर का समर्थक है, यानी कि उपजाऊ, विध्वंस यानी कि सब कुछ, सृजन यानी कि न्यू क्रिएशन, कुंजन। ठीक है, तो यहां पर कहिए वो किसका समर्थक है? वो है सृजन का। सृजन मतलब न्यू क्रिएशन। अब मान लीजिए कोई धरती अगर ऊसर है, बंजर है, तो उसमें से जितने भी चरती परती सारा खरपूजर सारी हटाइए, उसमें जब बीज बोएंगे तो न्यू क्रिएशन होगा, नई खेती होगी। तो इस तरीके से वो किसका है? क्या कहते हैं आपका? सृजन का। अब जैसे मन में हमारे अंदर ऊब होती है, हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत निराश होते हैं, तो जब तक वो ऊब, वो निराशा अपने अंदर से हटा नहीं देते, तब तक हम कोई नई चीज कर नहीं पाते, क्योंकि हम ऑलरेडी डिप्रेस रहते हैं, दुखी रहते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहले कथन पढ़ते हैं। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिसमें उगती दूब है। अब मिट्टी में अगर रस नहीं होगा तो दूब यानी कि वो जो घास होती है वो नहीं उगेगी। ठीक है, कथन सही है। कारण पे आते हैं। मिट्टी में उर्वरा शक्ति है इसीलिए उसमें से दूब उगती है। बिल्कुल सही है। मिट्टी में अगर रस अर्थात उर्वरा शक्ति नहीं है तो बंजर भूमि में तो दूब नहीं उगती है ना। तो यहाँ पर कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या करता है। तो देखिए क्या है, कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तीसरा प्रश्न है, आधे आधे गाने से कवि का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आते हैं, आधे गीत का गायन, मैदान का अधूरापन, कवि का व्यथित हृदय, अधूरी क्रियात्मक शक्ति। आधे आधे गाने, जब हमारे अंदर ऊब होती है, परेशानी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम नई चीज शुरू तो करते हैं मगर उसे आधे में छोड़ देते हैं, क्योंकि उस ऊब और निराशा के कारण उस काम को हम संपन्नता तक नहीं ले जा सकते हैं, नहीं ले जा पाते हैं, है ना। तो वही चीज उसको उन्होंने बोला है आधे आधे गाने, अर्थात अधूरी क्रियात्मक शक्ति, क्योंकि हमारे अंदर हमारा इतना मन व्यथित होता है कि उस नई स्टार्ट की गई चीज को हम आधे में छोड़ देते हैं। तो वो होती है अधूरी क्रियात्मक शक्ति। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे अंदर की निराशा, हमारे अंदर की ऊब, डिप्रेशन, ये सारी चीजें। फिर घा है, मन की खीज से आश्रय है, मन की डैश। अब मन की खीज से मतलब क्या है, क्या होता है मन की? ईर्ष्या, कड़वाहट, झुंझलाहट, व्यथा। तो यहाँ पर मन की खीज से तात्पर्य है मन की झुंझलाहट। अब ये झुंझलाहट कब होती है? अब जैसे इसको मैं बहुत आपके साथ जो है कनेक्ट कर देती हूँ। आप कोई भी टॉपिक ऐसा लेकर बैठो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, थोड़ी देर तो आप उसके साथ जूझोगे, फिर आप परेशान हो जाते हो क्योंकि आपको उसका हल नहीं मिल रहा है। आप मैथ्स में हैं, साइंस में हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप लेकर बैठते हो तो आप उसको लेकर परेशान हो जाओगे, और परेशान जब हो जाओगे तो फिर क्या होगा, आपके अंदर झुंझलाहट होगी, जिसे हम बोलते हैं मन की खींच। अर्थात हम खींच गए, मुझसे ये काम ही नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि ने मानव मन की दशा बताई है। अब कवि ने मानव मन की दशा क्या बताई? 3 कथन है। अब इनमें से हमें ढूंढना है कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। धरती और मानव मन की दशा समानता है, बिल्कुल सही है, तभी उन्होंने चरती परती तोड़ो, उसर बंजर खोलो, ये सारी बातें कही हैं। तो मानव मन और धरती में समानता बताई है। मानव मन सदैव बुराई से आकर्षित होता है, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, धरती के उपजाऊ तत्व पत्थर, कंकड़ एवं मन की खींच अनचाहे विचार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो सही देख रहे हैं वो है आपका कथन 1 और 2। अब ये क्यों है? क्योंकि तीसरा वाला तो गलत था, ये तो मुझे समझ में आ गया। कैसे? देखिए, धरती के उपजाऊ तत्व, अब उपजाऊ तत्व को रोकने वाले ही हैं पत्थर के। अगर जमीन के ऊपर कंकड़ रहेगा, पत्थर रहेगा, तो हम कोई नई चीज जमीन पे नहीं उगा सकते। उसी तरह अगर मन में मेरे खीज है, अनचाहे विचार आ रहे हैं, तो वो न्यू क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से तीसरा कथन तो गलत है। अब दूसरा कथन कैसे सही है? आप बोलोगे मैम आपने अभी तो सही गलत बोला था। अब मैं बता रही कैसे सही है। मानव मन सदैव बुराई से आकर्षित होता है। क्यों होता है? देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम हैं कहीं पे भी जा रहे हैं, तो अगर बहुत हरियाली है और उसी जगह बीच में कोई भी एक बंजर सी भूमि है जहाँ पर बहुत पत्थर हैं, जंगल है, सूखा सूखा सा है सब कुछ, तो हमारा मन उस तरफ पहले आकर्षित होगा। इतनी हरियाली के बीच इतना ये जगह क्यों ऐसे खाली पड़ी है? तो गलत चीज हमें पहले अखरती है। उसी तरीके से मानव मन जो है जब बुराई की तरफ आकर्षित होता है तो वो निराश होता है, और वही निराश उसकी खींच और झुंझलाहट बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने मानव मन की दशा जो बताई है वो है धरती और मानव मन की दशा में समानता होती है और मानव मन सदैव बुराई की ओर आकर्षित होता है, इसीलिए वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला काव्यांश आधारित प्रश्न खत्म हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। यहाँ दिया है काव्यांश पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में देने हैं। हमारे पास काव्यांश के जो हमारे अध्याय हैं उनमें से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हमें सिर्फ 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं, वो भी 40 शब्दों में देने हैं। एक प्रश्न के लिए हमें नंबर मिल रहे हैं 2, तो जब 2 प्रश्न करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे? 4। तो 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो जरा देख लेते हैं क्या है। मैंने देखा एक बूंद कविता के संदर्भ में क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखो। यानी कि एक क्षण का, एक सेकंड का जो महत्व है उसे आपको उजागर करना है। तो देखिए क्या है, इसको आप 3 पॉइंट्स के जरिए डिस्क्राइब कर सकते हो। याद रखना 40 शब्दों से ऊपर नहीं जाना। मानव जीवन बेहद लघु पल के समान है, यानी कि हम ये बोलेंगे ना बहुत ही छोटा होता है हमारा मानव जीवन। फिर आते हैं क्षण भंगुरता का बोध है। ठीक है, यानी कि बस
क्षण भंगुरता यानी कि एक क्षण में खत्म, विराट समिष्ट से अलग होकर व्यक्ति की सार्थकता है। तो इन 3 पॉइंट्स में आप इस कविता के माध्यम से इसका जो क्षण का महत्व है और कविता का मूल महत्व है ये आप समझाएंगे। फिर आते हैं, कार्नेलिया का गीत के आधार पर भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। कार्नेलिया जो कि एक नदी के किनारे बैठकर भारत के बारे में बता रही है, उसके इस पूरे गीत में जो आपका देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत 2 चैप्टर है ना, तो जो सेकंड चैप्टर है कार्नेलिया का गीत, वो किस तरीके से पूरा भारत की अपने गीत के माध्यम से भारत की बड़ाई कर रही है, वो सारी विशेषताएं आपको यहाँ पर बता देनी है। देखिए क्या है, सांस्कृतिक, भारत मधुमय है, यहाँ के लोगों का व्यवहार अत्यंत मधुरतापूर्ण है, भारत अनजान लोगों तक को आश्रय प्रदान कर अपनी विशाल हृदयता का परिचय देता है, भारत के लोगों के हृदय में करुणा की भावना है तथा यह आंखों से ही प्रकट होती है। तो ये तो बहुत कम शब्दों में है, आपको थोड़ा सा इसको सही तरीके से बताना है। इसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे, जैसे यहाँ पर भारत में अनजान लोगों तक को आश्रयदाता होता है और दूसरा भारत के लोगों के हृदय में करुणा की भावना होती है। इन 2 पॉइंट्स को लेकर आप डिस्क्राइब, आप हर एक चीज को कवर करने की कोशिश नहीं करना, इससे क्या होगा आप सही शब्दों में सारी चीजों को पकड़ नहीं पाओगे। तो कुछ पॉइंट्स आपको लेने, ये नहीं कि सारे पॉइंट्स आप कवर करो। तीसरा है, कवि घनानंद ने किस प्रकार की पुकार से कान खोलिए हैं की बात कही है। क्या है, किस तरह की जो आवाज है जिससे उन्होंने बोला कान खोले की बात कही है। कवि को सुजान की चाह है, सुजान का इंतजार मिलन की हट है। तो उन्होंने कान खोली, उन्हें अपनी प्रियतमा सुजान का इंतजार है। ठीक है, तो उन्होंने सुजान को पत्र लिखा था जो उसने बिना पढ़े फाड़ दिया था, सारी चीजें थी, लेकिन तब भी वो बस आखिरी वक्त में है और उन्हें लग रहा है कि बस उनके आखिरी इस वक्त में एक बार जो है कान में सुजान की आवाज पड़ जाए, उन्हें अपनी प्रेमिका की आवाज सुनाई दे जाए, है ना। देखिए क्या है, उसे लगता है सुजान ने अपनी मौखिक पुकार को भले ही अनसुना कर दिया हो, पर हृदय की मौन पुकार उसे अवश्य बुला लेगी। सुजान चाहे अपने कानों में रुई डालकर बैठी रहे, अंत में उसे कवि की पुकार सुननी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य है, कवि जो हमारे अंतिम शैया पर हैं, उन्हें लग रहा है कि बस एक बार हम सुजान को देख लें, सुन लें, तो वो अपनी आवाज दे रहे हैं मगर सुजान उसको सुन नहीं रही है। तो उनको लग रहा है कि बस एक बार मेरे मरने से पहले सुजान की आवाज मेरे तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले कवि की पुकार सुजान तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। तो उन्हें तभी तो पता चलेगा कि भाई कवि इतनी बुरी तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए, तो वो 3 प्रश्न हो गए हमारे काव्यखंड के। अब हम कहां पर आ गए, चलिए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब हमारे जो काव्यखंड के चैप्टर हैं उनमें से कोई भी 2 काव्यांश आपके सामने रखे जाएंगे। इन काव्यांशों को आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। आदमी दशामेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का नीचाट खालीपन। तुमने भी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। तो ये कहां से लिया गया है, ये बनारस कविता से लिया गया है। ठीक है ना। अब दूसरा है, अब इस देखिए आपको पूरा पढ़ना है, इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ क्या होगा कि ये कहां से लिया गया है, किस बुक से है, किस चैप्टर से है, कवि कौन है। फिर प्रसंग आपको बताना है कि आखिर इसके माध्यम से इनको आपको 2 लाइन में डिस्क्राइब करना है कि इसका प्रसंग क्या है, शॉर्ट जिसे हम कथ्य कहते हैं। फिर लाइन वाइज पूरी व्याख्या लिखनी है। अब ये आपका 100 शब्दों का व्याख्या होनी चाहिए। कितनी, 100 शब्दों की। दोनों में से जो भी आप करोगे उसके लिए आपको यहाँ पर मिल रहे हैं 6 मार्क्स, है ना, शायद 6, हाँ 6 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना इसकी जो वर्ड लिमिट है वो कितनी है, 100 वर्ड्स की है। अब दूसरा है, सखी है कि पूछिए अनुभव मोए, सेह प्रीति अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन होए। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिप्ती भेल,
से हो मधुर बोल सानवी सूहल सुमति पथ परस ना गेल। कत मधु जागनी रभस गमौनी ना बूझल कसनेही केली। लाख लाख जुग हिरे हिरे राखल तरे उल हिरो उ जनई न गेल। कत विगद जन रस अनुमोदय अनुभव कहू न पेक। विद्यापति कहे प्राण जुहारते लाखे ना मिलल एक। तो यहाँ पर जो लेखिका है और क्या कहते हैं, सॉरी लेखिका कह रहे हैं, कवि जो विद्यापति हैं, उन्होंने प्रेम की बहुत अच्छी व्याख्या की है कि किस तरीके से जो है हम डेली अपने प्रेमी को देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी आंखें जो हैं वो तृप्त नहीं हो पाती। रूप हमेशा उनका नया सा लगता है, जब भी उनकी आवाज़ सुनो एक नई सी आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो प्रेम की पूर्णता उस समय हो जाती है जब हम अपनी प्रेमी में कुछ नया नहीं खोजते। हम जब भी उसको देखते हैं हमें एक नयापन लगे, वो उस जगह प्रेम हमेशा बना रहता है और नयापन लिए रहता है। विद्यापति जी के इस पद में हमने यही सीखा था। तो इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी, तो जो 2 पद में से आपको जो सही लगे उसकी आप व्याख्या कर सकते हैं, और 100 शब्दों में करना होगा। इसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये किस तरीके से मिलेंगे ये भी देख लीजिए। देखिए क्या, किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए संदर्भ के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, जिसमें आप कवि और कविता का नाम लिखोगे। दोनों सही आपने लिख दिए सही तरीके से तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। फिर आप प्रसंग लिखोगे पूर्वापर संबंध, यानी कि जो पूरा आपको काव्यांश दिया गया है उसको आपको 2 लाइन में डिस्क्राइब करना, और अगर आप पूरी तरीके से कर लेते हो सही तरीके से तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आते हैं व्याख्या, जो अंदर आप पूरे उसके जो व्याख्या कर रहे हो वो आप अच्छे तरीके से करते हो लाइन वाइज, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, और विशेष के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। एंड में आप बताओगे कि कवि इस पूरे में बताना क्या चाह रहा है, उसको आप 2 लाइन में जब डिस्क्राइब करोगे और सही तरीके से तो उसे 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10, जहां पर हमारा गद्यांश शुरू हो रहा है। ठीक है, जो गद्य खंड है हमारी अंतरा बुक का, वहां पर आधारित 3 प्रश्न रहेंगे। तो उस 3 में से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे गद्य खंड के, अंतरा बुक के गद्य खंड के जो चैप्टर हैं उनमें से किसी भी चैप्टर में से एक गद्यांश आपके सामने रखा जाएगा। उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हमें करने हैं। कितने करने हैं? 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो जब आप 5 करोगे तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। ठीक, चलिए देखिए क्या है, यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, तो ये तो समझ में आ गया, चैप्टर है कुटज। ठीक है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है, इसीलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा, कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है कि संस्कृति की निरंतर स्फुरियमान शब्द राशि में जो जमकर बैठा सो बैठा ही है, और रूप की जो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की, चारों ओर कुपित यमराज की दारुण निश्वास समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। क्योंकि भाई कुटज उगता ही कब है? जब एकदम भयंकर धधकती धूप होती है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा से रुद्र अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना है। तो ये पत्थरों के ऊपर भी उगता है, लेकिन उस पत्थरों से भी इसकी जटाएं नीचे पाताल लोक में जाकर, जहां से भी उसको रस और पानी प्राप्त होता है, वो अपने लिए जीवन रस खींच ही लेता है। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है। यानी कि चारों तरफ गर्मी के कारण जो है सब शांति पड़ी है, लेकिन ये हरा भरा और खुश दिखाई दे रहा है कि ईर्षा होती, कितनी कठिन जीवन शक्ति है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता, जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। यानी कि कुटज को देखकर हमें अपने जीवन में आ रही विपरीत परिस्थितियों से लड़ने और संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, कि ऐसा नहीं कि वो बहुत गर्म वातावरण में है तो मुरझा जाए, उसमें भी वो सहर्ष बना है। पथरीले इलाके में पत्थर पर उगने के बाद भी उसकी जड़ें जो हैं पाताल लोक में जाकर अपने लिए रस लेती हैं। निर्जन एकदम मूक इलाके में भी ये हरा भरा और सहर्ष खड़ा हुआ है।
ठीक है। तो विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी ये हरा भरा है, स्वच्छ है और इसी से हमें जीवन जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए। अब इस पर 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कुटज द्वारा की गई घोषणा उसकी डैश दर्शाती है। क्या दर्शाती है? जिज्ञासा, जिजीविषा, मुमुर्षा या शुषुप्षा। तो यहाँ पर क्या दिखाती है? वो है जिजीविषा, यानी कि जीवन जीने की इच्छा, कि भाई तुम चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति दे दो, मैं हर परिस्थिति से लड़के जीवन में जीता ही रहूंगा। तो वो होती है जीने की इच्छा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लेखक के अनुसार सबसे सही वाक्य चुनिए। ठीक है, अब हमने कुटज का जो गद्यांश था पढ़ा ना, अब इसमें से हमें उसके हिसाब से एक सही कथन चुनना है। चलिए देखते हैं क्या है। कठिन परिस्थितियों में भी जीना सीखें। रेगिस्तान में कुटज बहुतायत में पाया जाता है। केवल नाम के कारण ही जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। निर्झर का बहता जल कुटज को भली भांति सींचता है। निर्झर यानी कि झरने का जल जो है वो कुटज को बहुत अच्छी से सींचता है। तो हमने जो गद्यांश पढ़ा उसके हिसाब से जो सही है वो है कठिन परिस्थितियों में भी जीना सीखें। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कुटज हर परिस्थितियों में अपने आप को सरस बनाता है, चलता ही रहता है, तो उसी तरीके से हमारे जीवन में भी जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं हमें आसानी से जीते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है, कथन और कारण द्वारा आधारित। निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार कीजिए और सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए। कथन पढ़ते हैं। कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। ठीक है, ये कथन तो था गद्यांश में, यानी कि कथन सही है। कारण आ जाते हैं। यमराज के क्रोध के कारण कुटज की जीवनी शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण वह सूख जाता है। गलत है। तो यहाँ पर कारण क्या है? गलत हो गया। कथन सही है मगर कारण उसे डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है? कथन सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर जो दिया है ना, कुपित यमराज, यानी कि जब यमराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं तो चारों तरफ वातावरण जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, धधकता हो जाता है। उस परिस्थिति में भी कुटज जो है वो हरा भी बना है और भरा भी है, यानी कि वो सहर्षता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। तो कथन तो सही है मगर कारण गलत है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। घा, गद्यांश में लेखक ने कुटज का डैश दर्शाया है। क्या दर्शाया है? स्वार्थ, स्वाभिमान, लालच या कर्तव्य। तो इसमें दर्शाया है कुटज का स्वाभिमान, यानी कि मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप में दृढ़ हूं, किसी भी परिस्थिति में मुझे डाल लो, मैं सरस और जो है उपजा बना रहूंगा। ये चीज वहां पर दिखाते हैं। तो इस तरीके से कुटज का स्वाभिमान हर परिस्थिति में बना रहता है, कभी भी वो निराश नहीं होता, इस तरीके की भावनाएं उसके अंदर नहीं आती। मगर कुटज है कि संस्कृति की निरंतर स्फयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है। पंक्ति के माध्यम से लेखक संस्कृति के किस महत्व को उजागर करता है कि संस्कृति है, क्या है, अनवरत है, असहमत है, अप्राप्य है या अबोध है। तो संस्कृति क्या है? वो है अनवरत, यानी कि लगातार चलने वाली, यानी कि वो जैसे कुटज जो होता है ना अपनी जगह पे बैठ गया, उसी तरह हमारी संस्कृति में जो चीजें आकर बैठ गई वो लगातार चल रही हैं। अब हमारे पास आ गया प्रश्न संख्या 11। अब ये भी गद्य खंड पर ही है। ऑब्जेक्टिव हो गए तो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। क्या है? गद्य खंड पर आधारित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। अब हमारे पास गद्य खंड पर जो हमारे चैप्टर हैं उनमें से 3 प्रश्न रखे गए हैं, हमें सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये भी देने हैं कितने में? 40 शब्दों में। ठीक है, तो 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो 2 हम करेंगे तो हो जाएंगे 4 नंबर के। ठीक है, क्या है पहला प्रश्न? अपने ही गांव में पहुंचकर हरगोबिंद के दिशा भ्रमित होने का कारण बताइए। अब वो अपने गांव में ही पहुंचकर दिशा भ्रमित क्यों हुआ? क्योंकि वो उसको जिस वजह से बहुरानी ने वहां भेजा था वो बात वहां बता नहीं पाया। ठीक है, तो इस चीज को लेकर वो कहीं ना कहीं अंदर गिल्टी में था। वो आया वापस और जिससे वो परेशान था और इसीलिए दरवाजे पर आते ही वो गिर भी पड़ा, और दूसरा लौटते समय उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे, तो जिसकी वजह से उसे पैदल भी चलना पड़ा था। तो शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों ने उसकी ये कंडीशन कर दी थी।
तो देखिए क्या है, हरगोबिंद असमंजस के कारण दिशा भ्रमित हुआ था। दूसरा, बड़ी बहुरिया का संदेश माँ को ना सुना पाना था, जो संदेश उन्होंने भेजा था वो तो उन्होंने नहीं सुनाया था हरगोबिंद ने। फिर है, बड़ी बहुरिया के गांव से चले जाने की कल्पना से व्यथित था। उसे ये भी डर था कि अगर मान लो मैंने नहीं बताया और ये बात बहुरानी को, बड़ी बहुरानी को पता चल गई तो वो घर वहां छोड़ के चली जाती। तो ये भी उसको एक डर था कि भाई ये तो गांव की इज्जत है ना, वो चली जाएंगी तो क्या होगा, वो चीज। इसी कारण गांव, नदी, झोपड़ी इत्यादि भी देखने में कठिनाई हुई और बेहोशी की स्थिति बनाई। उसमें एक स्थिति यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से वो बहुत लंबा पैदल चल के भी आया था, उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, तो वो भी एक स्थिति थी जो उसकी शारीरिक स्थिति थी जिस वजह से वो दिशा भ्रमित हुआ था। तो इनमें से कोई भी पॉइंट्स लेकर आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सारे पॉइंट्स को लेने की कोशिश नहीं करना, इससे आप वर्ड लिमिट्स के ऊपर चले जाओगे। हमेशा जो भी लो 2 या 3 पॉइंट्स इतना रखो कि लिमिट के अंदर रहना, आपने 40 शब्दों की लिमिट के अंदर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा तट पर उपस्थित स्वयं सेवकों का कार्य व्यवहार आज के युवा वर्ग को किस प्रकार प्रेरित करता है। तो ये चैप्टर देवदास से पूछा गया है कि देवदास में जो युवक थे ना गंगा तट पर, वो किस तरीके से दूसरों की मदद कर रहे थे, है ना, वो सारी चीजें किस तरीके से युवाओं को प्रेरित करती हैं, आपको वो बताना है। दूसरा देवदास पाठ में गंगा तट पर बैसाखी की पूर्व संध्या पर काफी भीड़ थी। आरती में शामिल होने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा था, बहुत ज्यादा लोग थे। स्वयं सेवक लोगों से सीढ़ियों पर बैठने का विनम्र प्रार्थना कर रहे थे। अब भाई अगर सब लोग चलते रहेंगे तो फिर आरती वगैरह होना मुश्किल होता है, तो बार बार कहा जा रहा था कि आप सीढ़ियों पर बैठ जाइए। इस कार्य व्यवहार से आज के युवा वर्ग को यह संदेश मिलता है कि लोगों की भावनाओं की उपेक्षा ना करें तथा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर स्वयं संयमित रहकर शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। अब क्या होता है, आप सभी अलर्ट हो, समझदार हो, तो कहीं पर भी आप अगर कोई कार्यक्रम देख रहे हो तो किस तरीके से आप खुद अपने आप को संयमित करके वहां पर शांति व्यवस्था बना सकते हो, ये सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए। लोगों को कठिनाइयों से बचकर यथासंभव मदद करें। अगर आप देख रहे हैं आसपास कुछ ऐसा चीजें हैं जिनमें आप मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद करिए और वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखिए। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है, कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है, स्पष्ट कीजिए। अब ये बात हो रही है सिंगरौली की। सिंगरौली में जिस प्रकार से खनिज पदार्थ मिलते हैं था, इसी वजह से वो पूरा एरिया उजाड़ दिया गया, तो वहां की संपदा ही वहां के लिए अभिशाप बनी ना। वरना तो वहां पर कितना अच्छा प्राकृतिक वातावरण था, तालाब थी, नदियां थी, तालाब वगैरह था, सब वहां पर कितने सारे लोग, गांव बसा हुआ था, सब कितने खुश थे, है ना। लोलुप युग में सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं रही। कोयले की खदानों और उन पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों की एक पूरी श्रृंखला ने प्रदेश को अपने में घेर लिया। वहां पर खनिज संपदा अच्छी है तो उसका उत्खनन करने के लिए चारों तरफ मशीनें, कारखाने लग गए। जहां बाहर से कोई भी व्यक्ति नहीं आता था, वहां केंद्रीय और राज्य सरकारों के अफसरों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की कतार लग गई। वहां पर जहां बाहर से आने का मतलब है कि भाई किसी न किसी तरह लोगों का बहुत ज़्यादा जो है बढ़ना, दूसरा बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है वहाँ के लोगों पर, वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है उसको नष्ट होने का रहता है। अब वहाँ पे तो पूरी तरीके से पोल्यूशन बढ़ गया, बहुत सारे लोग बाहर से आने लगे। सिंगरौली की घाटी और जंगलों पर ठेकेदारों, वन अधिकारियों और अन्य लोगों का प्रकृति विनाश का आक्रमण शुरू हो गया, कि मतलब पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं, उनकी वहाँ खदानें खोदी जा रही हैं, जो मशीनरी लग रही है उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है जिससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से वहाँ पर जो इन लोगों, वहाँ की जो संपदा थी वो वहीं के लिए अभिशाप बनी, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के लिए। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 12, जहां पर दिया गया है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक प्रसंग की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब हमारे पास में क्या आया, हमारे गद्य खंड के जो अध्याय हैं उनमें से किसी भी चैप्टर का गद्यांश आपके 2 लिए गए हैं। दोनों में से आपको सिर्फ एक गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी है। इसे आपको 100 शब्दों के अंदर करना है। ध्यान रखिए तीनों को मिलाकर 100 शब्द होने चाहिए। जो भी आप करोगे उसके लिए आपको मिलेंगे 6 नंबर। ठीक है, देखिए क्या है, ये पूछा गया कि तू क्या करेगा। बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यह वह जन्म लोक सेवा करूंगा। यह जन्म मतलब पूरे जीवन। ठीक है,
सभा वाह वाह करती हुई रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने अपने सिर पर हाथ फेर आशीर्वाद उसके सिर पर हाथ फेर आशीर्वाद दिया और कहा, जो तू इनाम मांगे वही देंगे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें ये पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक ने मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खास कर गला साफ कर नकली पर्दे से हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था। तो ये हमारे पास जो लघु कथा एक दी गई है ना, बालक बच गया, उससे लिया गया है। तो अब आपको इसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है और विशेष भी लिखना है। तो इन सभी के लिए आपको अंक मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत सावधानी के साथ इन सभी को एक्सप्लेन करिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अथवा। अब दूसरा हमारे पास गद्यांश क्या है, देखिए। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है, इसीलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। मैं सोचने लगा शायद शेर के पेट में वो सारी चीजें हैं जिनके लिए लोग वहां जाते हैं, और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंखें बंद किए पड़ा था और उसका सिर्फ ऑफिस का काम निपट रहा था। मैंने वहां पूछा, क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? मैंने पूछा, कैसे? बताया गया सब ऐसा ही मानते हैं। मैंने पूछा, क्यों, क्या प्रमाण है? बताया गया प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। मैंने कहा, और यह बाहर जो रोजगार का दफ्तर है? तो ये हमारी दूसरी जो लघु कथा दी गई है, शेर। शेर पहचान चार हाथ साझा करके दी गई थी ना, चार है ना एक में, शेर पहचान चार हाथ साझा। तो इसमें से उसमें से एक जो शेर हमारी जो लघु कथा थी उसके माध्यम से बताया गया है किस तरह के सारी सरकारी जो कंपनियां खुलती हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। ठीक है, शेर के माध्यम से ये बताया गया था। अब इस पे जो है ना आपको लिखना है। आप इस पे आप जो लिखोगे उसमें मार्किंग कैसे मिलेगी, देखिए। सबसे पहले किसी भी व्याख्यान संदर्भ के लिए 1 अंक मिलेगा, जिसमें आप पाठ और लेखक का नाम के आधार पर मिलेगा। फिर प्रसंग लिखोगे तो उसमें जो हम पूरा पढ़ने व्याख्या करने जा रहे हैं उसको 2 लाइन में आप बताओगे कि आखिर है क्या। फिर उसकी व्याख्या जो करोगे उसके लिए 3 अंक मिलेंगे। फिर नीचे जो विशेष लिखोगे, विशेष के तौर पर हमेशा ध्यान रखना जो बात अंदर कही जा रही है उसे एकदम सटीक खुले शब्दों में हमें बयां करना पड़ता है, वो कहलाता है विशेष। ठीक है, तो उसे आप लिखोगे, वो मिलेगा 1 अंक। तो इस तरीके से 6 अंक आपको मिलेंगे। चलिए अब हम आ गए अपनी आखिरी क्वेश्चन नंबर 13 में, जहां पर हमारी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तिका अंतराल भाग 2 के जो अध्याय दिए गए हैं उनमें से प्रश्न आएगा। देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। तो अंतराल से आने वाले प्रश्न हमारे दीर्घोत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। अब इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं 100 वर्ड्स में। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास से ग्रामीण जीवन की संस्कृति कैसे नष्ट हो रही है? अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर अपने शब्दों में दीजिए। तो मालवा जो पहले बहुत ही ज्यादा संपदा था, बहुत बारिश होती थी, लोग पानी की बकत जानते थे, सब कुछ था, लेकिन अब उनकी नीति क्या हो चुकी है? खाऊ उजाड़ू, यानी कि इस्तेमाल करो और आने वाले भविष्य की तरफ जो इस्तेमाल हम ध्यान नहीं देते उस पर। अब इसको आप किन पॉइंट्स पे डिस्क्राइब करोगे? देखो क्या है, अब चूंकि ये 100 शब्दों में लिखना है, यहाँ पर हम सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं जिनके बेसिस पे आप इन्हें डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, याद रखिए वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स को पिक करते हैं। मान लीजिए कि अगर 40 शब्दों का देना है तो उसमें हम 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिख सकते। 60 शब्दों में देना है तो हम 3 से 4 पॉइंट्स ले सकते हैं। अगर मान लो 100 शब्दों में देना है तो 5 से 6 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। देखिए क्या है, तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास उजाड़ की अब सभ्यता बन चुका है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी जो आ रही है इसने उजाड़ने की सभ्यता कर ली है। हम प्रकृति से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। मालवा प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी, वहां होने वाली भरपूर वर्षा, सदा नीरा और कलकल बहती नदियों की शोभाशाली स्थिति,
उनके उद्गम एवं विस्तार, वहां के जनजीवन एवं संस्कृति का सुंदर चित्रण करते हुए लेखक ने उसकी समृद्धि को दर्शाया जो औद्योगिकरण के कारण विनाश की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो एक प्राकृतिक माहौल था मालवा क्षेत्र में, वो हम जो है डेवलपमेंट या विकास के एक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम वहां पर कर रहे हैं, उसकी वजह से वहां की प्रकृति उजड़ती चली जा रही है। अपनी संस्कृति, सभ्यता और उजड़ती धरती को बचाने के लिए हमें संयुक्त रूप से प्रयास करना होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके, जिनके आधार पर आप इसे 100 शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे। अगला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी के नायक की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखिए कि उसके व्यक्तित्व से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो सूरदास का व्यक्तित्व एक ऐसा था कि वो एक अंधा भिखारी होते हुए भी उसने बहुत धन जो है अपने जीवन में संघर्ष किया, सपने सजोए और उसके लिए संघर्ष करके धन एकत्र भी किया। और फिर जब वो धन उसे लगा कि जल गया या चोरी हो गया, तो एक पल को तो निराश हुआ, लेकिन बच्चों की बातों से उसे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा के बाद उसने अपने जीवन को और आगे, ठीक है पैसे ही तो थे, हम दोबारा कमा के इकट्ठा कर लेंगे, दोबारा झोपड़ी बना लेंगे। तो इस तरीके से जुझारू, संघर्षरत और सहनशील, उदारता जैसे सभी भाव वहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, नायक सूरदास की विशेषताएं हैं कर्मशीलता, दृढ़ संकल्प, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, सहनशीलता। सूरदास के चरित्र से प्राप्त प्रेरणा शिक्षार्थी मतानुसार उत्तर दें। तो अब 100 शब्दों में से डिस्क्राइब करना है, तो मुझे लगता है कि आप ये जो 4 पॉइंट्स दिए, इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, किस किस बेसिस पे उसके साथ आ रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो उनको आप डिस्क्राइब करोगे 100 वर्ड्स में। नेक्स्ट आते हैं, विस्कोहर की माटी पाठ का मूल्य कथ स्पष्ट कीजिए। तो लेखक का जो गांव है विस्कोहर, वहां की उन्होंने प्राकृतिक संपदा बताई, वहां की खेती बताई, कीड़े मकोड़े बताए, सांप बताए, माँ के साथ संबंध बताए। तो इस पूरे पाठ में उन्होंने विस्कोहर में जो अपना जीवन व्यतीत किया, जो जो चीजें उन्होंने वहां के चीजों ने उन्हें आकर्षित किया, उन सभी के बारे में उन्होंने इनको यहाँ पर बताया है। तो आपको वही मूल कथ्य पूरा निकालना है। अब मूल कथ्य देखिए क्या है, क्योंकि उसमें अलग अलग चीजें बताई हैं, प्रकृति भी बताई है, माँ के साथ संबंध भी बताया है। तो कुछ पॉइंट्स पे इसे आपको डिस्क्राइब करोगे, जैसे क्या है, ग्रामीण जीवन एवं प्राकृतिक सौंदर्य की अनूठी प्रस्तुति है, ये चीज बताया था, ग्रामीण जीवन जो बताया था वो था। फिर था ग्रामीण वनस्पतियों, वन्य जीवों एवं लोक मान्यताओं के कारण शहरों से अलग है। शहर की जो मान्यताएं हैं, जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उससे अलग है। फिर है कमल, कोइया, हर श्रृंगार के फूलों की महक और उनके औषधीय गुण हैं। तो ये तो मूल संवेदना हमें लगता है। इसके अलावा जो माँ के साथ उनका समय था, जो उन्होंने बत्तख वाला जो इंसिडेंट बताया था, उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर बहुत अच्छे से उसकी मूल संवेदना बता सकते हो कि एक बच्चे का अपने माँ के साथ जिस तरीके से संबंध रहता है, उसे भी बहुत अच्छे से यहाँ पर एक पॉइंट के तौर पे मैं उसे भी बोल सकती हूँ कि आप उसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 अंतराल आधारित। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको बताया। इसी तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो ये तो सिर्फ मॉडल सैम्पल पेपर था। अब हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही आपके लिए सैम्पल पेपर और PYQs या कुछ रिवीजन क्वेश्चंस लेकर आएँ, जिनके जरिए आप पूरा रिवीजन कर पाओ। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं जल्दी ही अगले कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।